मार्च 2003। पूरी दुनिया की नजरें मिडल ईस्ट पर थीं और इराक उस स्टॉर्म के बिल्कुल सेंटर में खड़ा था। यूनाइटेड स्टेट्स और अलीड फोर्सेस इन्वेशन की पूरी तैयारी कर चुके थे, सैटेलाइट्स मूव हो रहे थे, ट्रूप्स बॉर्डर्स पर तैनात थे और बगदाद के ऊपर वॉर का साया साफ दिखाई दे रहा था। न्यूज चैनल्स पर हर घंटे वॉर एनालिसिस चल रहा था, लेकिन इसी ग्लोबल अटेंशन के बीच एक ऐसी घटना क्वाइटली हो रही थी जिस पर उस समय किसी का ध्यान नहीं गया। बिना गन, बिना मास्क, बिना वायलेंस, बिना एक भी अलार्म बजे लगभग $1 बिलियन कैश इराक के सेंट्रल बैंक से निकाला गया। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये घटना आने वाले सालों में ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी कैश रॉबरी के रूप में पहचानी जाएगी। इराक 2003, सैंक्शंस, फियर और कैश की पावर। 2003 का इराक एक आइसोलेटेड नेशन बन चुका था। ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल सैंक्शंस ने इकोनॉमी को ऑलमोस्ट पैरालाइज कर दिया था। ऑयल एक्सपोर्ट्स स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड थे, फॉरेन रिजर्व्स फ्रोजन थीं, बैंक्स इंटरनेशनल सिस्टम से कट ऑफ हो चुके थे। लेकिन सद्दाम हुसैन एक बात बहुत अच्छी तरह समझता था, सिस्टम्स कोलैप्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट्स गिर सकती हैं, लेकिन कैश हमेशा सरवाइव करता है। डिजिटल मनी फ्रीज हो जाती है, अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन फिजिकल कैश कहीं भी मूव किया जा सकता है। इसी वजह से इराकी सेंट्रल बैंक के वॉल्ट्स में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस डॉलर्स फिजिकल फॉर्म में स्टोर किए गए थे। ऑफिशियली ये पैसा इराकी नेशन का था, लेकिन प्रैक्टिकली ये रेजीम की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन चुका था। इन्वेशन का काउंटडाउन और रेजीम की सोच। 17 मार्च 2003 को यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सद्दाम हुसैन को 48 आवर अल्टीमेटम दिया। ये एक डिप्लोमेटिक मैसेज नहीं था, बल्कि वॉर अनाउंसमेंट था। सद्दाम और उसके क्लोसेस्ट एडवाइजर्स को साफ दिख रहा था कि बगदाद बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। इस स्टेज पर रेजीम पैनिक में नहीं गई, बल्कि कैलकुलेशन मोड में चली गई। सद्दाम जानता था कि पावर हाथ से जा सकती है, पैलेसेस गिर सकते हैं, लेकिन अगर रिसोर्सेस कंट्रोल में रहे तो इन्फ्लुएंस पूरी तरह खत्म नहीं होता। इसी स्ट्रैटेजिक माइंडसेट के साथ एक फैसला लिया गया। सेंट्रल बैंक में पड़ा कैश अब सिस्टम में छोड़ना सुइसाइड होगा। हैंड्रिटन ऑर्डर, जैब सिग्नेचर लॉ बैन जाता है। 18 मार्च 2003 को सद्दाम हुसैन का बेटा कुसे हुसैन इराकी सेंट्रल बैंक पहुंचता है। कोई ड्रामेटिक एंट्री नहीं होती, कोई आर्म्ड कॉन्वॉय नहीं होता, सिर्फ अथॉरिटी होती है। उसके हाथ में एक हैंड्रिटन नोट होता है, जिस पर अलेजिडली सद्दाम हुसैन का सिग्नेचर होता है। उस नोट में साफ लिखा होता है कि लगभग $920 मिलियन कैश तुरंत विथड्रॉ किया जाए और डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स को हैंड ओवर किया जाए। बैंक ऑफिशियल्स के लिए ये कोई नेगोशिएशन का मोमेंट नहीं था। सद्दाम के इराक में सिग्नेचर का मतलब ऑर्डर होता था और ऑर्डर का मतलब ओबीडियंस। रिफ्यूज करना सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि जिंदगी खोने के बराबर था। कैश विथड्रॉल साइलेंस में हुई हिस्ट्री। वॉल्ट्स खोले जाते हैं, यूएस $100 बिल्स की ब्रिक्स गिनी जाती हैं, वुडन क्रेट्स में पैक की जाती हैं। ट्रक्स अरेंज होते हैं और कैश बगदाद के प्रेसिडेंशियल पैलेसेस की तरफ मूव किया जाता है। कोई सीसीटीवी फुटेज पब्लिक नहीं होती, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस रिकॉर्ड नहीं होती, क्योंकि ये एक्शन इलीगल नहीं माना जा रहा था। ये रॉबरी गन्स से नहीं, सिस्टम के थ्रू हो रही थी। कुछ ही घंटों में वो कैश जो डेकेड्स में जमा हुआ था, साइलेंटली सेंट्रल बैंक से बाहर निकल जाता है। अगले ही दिन बगदाद पर बॉम्बिंग शुरू हो जाती है और दुनिया का फोकस पूरी तरह वॉर पर शिफ्ट हो जाता है। बगदाद फॉल और पैलेसेस का राज। 9 अप्रैल 2003 को बगदाद ऑफिशियली गिर जाता है। सद्दाम हुसैन अंडरग्राउंड हो चुका होता है और यूएस फोर्सेस प्रेसिडेंशियल पैलेसेस, बंकर्स और गवर्नमेंट कॉम्पाउंड्स की तलाशी शुरू करते हैं। सर्च के दौरान सोल्जर्स को अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी होती है। वॉल्स के अंदर, फ्लोर्स के नीचे, सील्ड रूम्स और सीक्रेट पैसेजेस में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस डॉलर्स कैश छुपा हुआ मिलता है। ये पैसा लूसली नहीं, बल्कि केयरफुली स्टोर्ड होता है, जिससे साफ पता चलता है कि इसे शॉर्ट टर्म केओस के लिए नहीं, बल्कि प्लान्ड यूज के लिए रखा गया था। टोटल रिकवरी लगभग $650 मिलियन तक पहुंचती है। अधूरी रिकवरी और पहला शॉक। जितना पैसा रिकवर होता है, उतना ही एक डिस्टर्बिंग ट्रूथ सामने आता है, पूरा पैसा नहीं मिला। लगभग हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस डॉलर्स मिसिंग रहते हैं। नो डॉक्यूमेंट, नो ट्रांसफर रिकॉर्ड, नो ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन ये क्लैरिफाई नहीं करती कि बाकी का पैसा कहाँ गया। कैश होने की वजह से ट्रैकिंग इम्पॉसिबल हो जाती है। यूएस मिलिट्री रिपोर्ट्स इस गैप को एक्नॉलेज तो करती हैं, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाती। यहीं से इराकी सेंट्रल बैंक हाइस्ट सिर्फ फाइनेंशियल इवेंट नहीं रहती, बल्कि मिस्ट्री बन जाती है। अगर ये पैसा ऑफिशियल ऑर्डर से निकाला गया था, तो पूरा पैसा पैलेसेस में क्यों नहीं मिला? अगर वॉर सर्वाइवल के लिए था, तो इसका यूज विजिबल क्यों नहीं हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, बाकी के हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस डॉलर्स किसके कंट्रोल में चले गए? पार्ट 1 यहीं खत्म होता है, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि पार्ट 2 में हम एंटर करेंगे उस फेज में जहां आंसर्स नहीं, सिर्फ थ्योरीज और पावर के डार्क लेयर्स हैं।
अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट जहां पर पूरी सच्चाई समझाई जाएगी उसके लिए स्टे ट्यून।